रोहित साहब बताएंगे क्यों ये इतनी एक्स्ट्रा स्पेशल है ये जीत बंगाल देखिए, की? मैं बार बार एक चीज़ कहता था, मुझे याद आता था जब हम बंकिम, विवेकानंद और को पढ़ाते थे, तो मुझे लगता था हर राष्ट्र का उसका एक गुरुत्व केंद्र होता है। मैं बार बार कहता, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यदि मैं आपको भी धक्का दूंगा तो आपके पैर उस जगह पर संतुलन करने की कोशिश करता था। 24 साल कांग्रेस ने शासन किया, 34 साल वामपंथियों ने शासन किया और 15 साल जो है ममता बनर्जी ने। बंगाल को सनातन की मूल बिंदु से इन्होंने खत्म कर दिया था। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, मैं बार बार कहता था, इसको लोग कह देते थे, कई एंकर कहते थे, कई चैनलों पर कहते थे, आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। मैं बार बार कहता था, मैं ही कह सकता हूं, पॉलिटिशियन नहीं कह सकता है, मैं कह सकता हूं क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रहा है और मुझे वो पैटर्न दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से बंगाल का इस्लामीकरण, आंशिक इस्लामीकरण हुआ, वो अपने आप में बहुत बहुत घातक होने वाला था। और जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात कीजिए, अंदर खाने कहते थे कि बहुत, इस बार जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ चुनाव लड़ा। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, हमको ये मियाओं का वोट नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को आप देखिए, उन्होंने क्या कहा, सनातन के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे। यदि बीएल संतोष जिसका जिक्र इन्होंने किया, बीएल संतोष जी ऐसे ही नहीं कह रहे थे। बंगाल लोगों को लगता था आने वाले दिनों में कहीं हाथ से गुजर न जाए। बंगाल को आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी होंगी और उसका लाइव वीडियो जब हम लोग यहां पर देखते थे, अपने स्टूडियो में देखते थे और कहानी कुर्सी में जब जिक्र उसका करते थे, तो क्या बंगाल के हिंदुओं में जो भद्र मानुष जो हो गया था, उनमें क्या वो तड़प नहीं होगी? क्या उनमें ये डर पैदा नहीं हुआ होगा कि कहीं आने वाले दिनों में हमारी हालत भी तो वही तो नहीं स्थिति हो जाएगी? हम किसी तरह बचे रह पाएंगे या नहीं पा जाएंगे? कलकत्ता से बांग्लादेश तक जाने वाली सड़क के दोनों किनारे जो फुटपाथ हैं वो खत्म हो गए हैं, सारे वहां पर रोहिंग्या बस गए हैं। क्या ये वहां के भद्र मानुष को नहीं दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो कह नहीं पाता था। डर जो था वो नहीं कहने देता था। और जिसकी बात वो कह रहे थे कि 2021 का चुनाव था, उस समय भी लोगों को लगता था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जब आपको गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर वोट देने बाहर निकलने पे, पुलिस सिक्योरिटी कहां तक काम करती थी? बूथ तक काम करती थी, बूथ से 100 मीटर आगे तक काम करते थे। गांव के तो लोगों में तो गांव के वहीं पर रोक लिया जाता था। मुझे वहां की जानकारी है कि उनके टीएमसी के लोग जो होते हैं, उनके वोटर आई कार्ड पहले ही एक रात रख लिया करते थे और वोट उनको नहीं देने देते थे। पैसे उसके लिए उनको दे दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। जैसे ही ये डर का माहौल खत्म हुआ, मैंने फिर देखा, मैंने फिर कहा, जैसे लगता है कि कोई बच्चा जैसे स्वतंत्रता में जीने के लिए, हम लोग जब स्कूल से कॉलेज में आते थे, लगता था बड़ा स्वच्छंद वातावरण मिला है, अब मुझे अब आजादी मिली है, जिसका जिक्र रजत जी भी कर रहे थे। वही स्वच्छंदता, उनको लगा यही ये मौका है, यही ये मौका है चुकता करने का, यही ये मौका है हम अपने आप को उस जगह पर स्थापित करने का, और ये खेला हो गया। जैसे आपने कहा कि पिछले इलेक्शन में भी कई सिफोलॉजिस्ट ने भी बोला कि माहौल उस वक्त भी बीजेपी की जीत का था, लेकिन शायद वो भय की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की उतनी उस वक्त पैठ नहीं थी, नहीं वो ट्रांसलेट हुआ बीजेपी के लिए वोट में। अभी इस बार भी कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनली टीएमसी अभी भी बेहतर परिस्थिति में थी बीजेपी से। गांव इनरोड्स टीएमसी की है, बीजेपी की शायद उस हद तक ना हो, उसके बावजूद ये रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए अब्बास अंसारी का वो भाषण याद कीजिए, क्योंकि राजनीति हमेशा ऑप्टिक्स पर और जो संदर्भ होते हैं उस पर होता है। हम कोई बात कह रहे हैं, हम कहें कि विजय जी बहुत खराब आदमी है, बहुत गड़बड़ हैं, तो मेरी कई बात नहीं समझ आई, लेकिन अगर विजय जी खराब व्यवहार करने लगेंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। यानी मैं संदर्भ के तौर पर बता रहा हूं कि आप कैसे किस चीज का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, जहांगीर ने क्या बोला, अब आप उनकी लिस्टिंग कीजिए। अब्बास अंसारी ने कहा था, मैंने भैया से कहा है 6 महीने तक कोई अधिकारी ट्रांसफर यहां से नहीं होगा, सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। वो भय होता है। जब ये एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ने की बात अभिषेक बनर्जी करते हैं, जब कहते हैं 4 तारीख के बाद दिल्ली में किसी का बाप नहीं बचा पाएगा, ये भय होता है। जब ममता बनर्जी कहती हैं कि इनको कितने दिन तक ये रखेंगे, ये फोर्स कब तक रहने वाली है, तो ये भय होता है। और उस भय को काउंटर करने के दोनों तरीके इस्तेमाल किए, और इसके लिए हम लोग बार बार कह भी रहे थे कि अगर अब न जीत पाए, न भूतो न भविष्यति हो गया। अमित शाह को पता था कि क्या करना है।
अमित शाह ने जो वो बयान दिया कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, वो बार बार दिया, एक बार नहीं दिया, जाने कितनी बार वो बयान दिया। रैलियों में उनका वो प्रिय एक कहे कि 2 लाइन होती थी, क्योंकि जब वो जाता था और उस पर रिएक्शन आता था तो लोगों को लगता कि हाँ गुंडागर्दी तो है, उसको ठीक करने वाला एक आदमी आ रहा है। और जो पुलिस फोर्स वहां लग रही थी, और यूं ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कई चीजें ऐसे ही निकल के आती हैं, बिना राष्ट्रपति शासन लगाए जो कूलिंग ऑफ पीरियड जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वो कूलिंग ऑफ पीरियड पहले से जो सीएपीएफ तैनात हुई उसने कर दिया। और इसके लिए बाकायदा ये जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन के, उन आईपीएस ऑफिसर्स को भी देश के हर हिस्से से ले जाया गया था। ऐसे लोग जो तैयार करके, उसमें चूंकि अजय पाल शर्मा का एक वीडियो आ गया तो हम लोग उसी पर अटक गए, वही चर्चा करके रह गए, और अब लोग कह रहे हैं फाल्टा में तो फिर से चुनाव करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो पूरी 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज का था, उस भय को निकालकर भरोसा पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। और फिर से मैं कहूंगा, ये सचमुच चुनाव जीतना है, इसकी भूख कितनी अमित शाह के अंदर है वो भी दिखाता है। लेकिन सौरव जी, चुनाव तो ममता बनर्जी हारी है, लेकिन 4 से 40 वोट का करंट तो अखिलेश यादव को लग गया है। चुनाव है भी यूपी में, डर तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा बैठा होगा इसका।